पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी। आप सोचेंगे अरे मैम वोकैबुलरी क्या, वोकैबुलरी तो हमें आती है सब, लेकिन वोकैबुलरी का आप राइटिंग स्किल्स में कैसे यूज़ करते हैं ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना ये दे दूँ कि अगर आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पर मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं, है ना। इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल जाएगा, सो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए वोकैबुलरी के अंतर्गत हम लोगों को जो भी पढ़ना होगा वो अभी हम आज सब कंप्लीट कर देंगे। उसके पहले हम आपको एक और बात बता दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें आपको शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की भी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक देखिएगा यहाँ पे एक बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जो बना होता है ना यहाँ पे साइड में, और जो पुराने हैं वो भी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखो, the vocabulary of a person is defined either as a set of all words that are understood by that person or the set of all words likely to be used by that person when constructing new sentences। कहने का मतलब ये है कि देखो vocabs का मतलब यही होता है, कहते नहीं है कि यार तुम्हारा vocab बड़ा कमजोर है, पता चले एक ही वर्ड को बार बार आप रिपीट कर रहे हो। वोकैब का मतलब क्या होता है कि एक इंसान के अंतर्गत जो भी शब्द हैं, जितने भी शब्द निहित हैं, जितना भी उसने सीखा है ना, उन सबको जब भी वो बातें करे, किसी से वार्तालाप, किसी से चर्चा करे, या जब भी वो कभी ऐसे राइटिंग करे या कुछ भी लिखे, अपने मन की बात लिखे, कुछ भी लिखे, तो वो अपने शब्दों को, अपने वोकैब्स पोर्शन को उसमें मेंशन कर पाए, उसमें लिख पाए। यही होते हैं क्या, जिनसे वो अपने नए नए क्या बना पाए, वाक्य बना पाए। इसी को क्या कहेंगे, आप वोकैबुलरी कहेंगे। ठीक है, अब देखो हम आपसे बार बार क्यों कहते हैं कि हम आपको बुक से पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आपकी क्या मजबूत हो जाए। हमने आपसे पहले भी कहा था हिंदी जब पढ़ा रहे थे उसमें दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, कि जब आप यहाँ बुक से पढ़ेंगे ना तो आपके अंतर्गत नए नए शब्द आएंगे, जैसे अधिगम हो गया, है ना, अभिप्रेरणा हो गया, ये सब क्या न्यू वर्ड्स हैं। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। औपचारिक, अनौपचारिक, मूर्त, अमूर्त, संज्ञानात्मक, है ना, सर्वांगीण विकास, ये सब इतने वर्ड्स जो थे, ये क्या आप पहले जानते थे? दिमाग बताओ, सही सही क्या जानते थे? हाँ, BA MA वालों को मान लेंगे जानते होंगे, लेकिन शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। तो इसीलिए मैं कहती थी कि मैं बुक से पढ़ाऊंगी, जिससे क्या हो, आपका वोकैब पोर्शन मजबूत हो जाए, और जब भी आप कभी लिखो या कभी बोलो तो आप उनका उसमें संकलन कर पाओ। ठीक, अब इनरिचिंग वोकैबुलरी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले कि आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, टू फील, लुक एंड साउंड प्रोफेशनल इन टुडेज वर्ल्ड you need to be articulate. Using proper words, grammar and spellings can impress everyone from a potential employer to a new romantic interest। तो कहने का मतलब ये है कि आज देखो, आज क्या है, प्रोफेशनल ज़माना हो गया है। आप कहीं पे भी जाइए, देखिए लोग पहली बात तो बोलेंगे, और मोस्टली अगर आप कहीं बहुत अच्छी जगह गए हैं तो आप देखिए वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं सब, है ना। और इंग्लिश भी आपकी एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए, नहीं कि आप कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब आपका वोकैब मजबूत होगा। वोकैब का मतलब क्या होता है मैम? तो वोकैब के अंतर्गत सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं आती कि गुड गुड माने अच्छा, बैड बैड माने गंदा, मैम ये हमने पढ़ लिया हो गया वोकैब। नहीं, आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपका वोकैबुलरी के पोर्शन में आता है। ठीक है, अगर आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है ना, एक अपना कह सकते हैं पोटेंशियल बनाना है, तो आपको अच्छे अच्छे शब्दों का, अच्छे अच्छे आइडम्स, फेसेस, है ना, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आने चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। सबसे पहले देखो, लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। New words should be learned in context with the help of appropriate phrases. Word in isolation cannot be learned by picking word and their meanings from a dictionary। देखो ऐसा नहीं कर सकते आप कि बस आपने डिक्शनरी खोला, ठीक है मैम आज से हम वोकैबुलरी अपनी मजबूत करेंगे, और हम आज से क्या करेंगे मैम, मेरे पास वो भार्गव की डिक्शनरी है या मेरे पास डिक्शनरी है मैम, हम उससे ना रोज 10 मीनिंग याद कर लेंगे। हमने कहा ऐसे नहीं आप उसको जो है एग्जीक्यूट कर पाओगे। जब तक याद करने से कोई मतलब नहीं, याद तो आपने बचपन में इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग की, तो क्या आपको आज सब याद है? भाई एक बात बताओ, जो लोग बचपन में, जिनके पास 8th तक इंग्लिश फर्स्ट जिसे आप बोलते हो या इंग्लिश लिटरेचर बोलते हो, तो बहुत सारी मीनिंग्स ऐसी आई होंगी जिनको आपने पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें बाद में एक तरफ आप इंग्लिश में लिखते थे, फिर हिंदी में लिखते थे, फिर उसका सेंटेंस बना के लिखते थे, तो क्या आपको वो सब याद है? नहीं याद है। मे बी 20% उसका याद हो, मे बी 30% याद हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो अब आप सीखेंगे कैसे? आप जो भी वर्ड्स न्यू न्यू सीखिए, उसको कम से कम दिन भर में
3 बार प्रयोग करिए तभी आप सीख पाएंगे। ठीक, अब देखो डेवलप वोकैबुलरी कार्ड्स। वोकैबुलरी कार्ड्स आर हैंडी एड्स दैट हेल्प्स टू improve and develop vocabulary. In the course of reading, sometimes we come across unfamiliar words or phrases. These should be noted down on a card. Any other information such as meaning? देखो ऐसा होता है कभी कभी कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, मान लो आप यहीं पे पढ़ रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको पीडीएफ दी क्लास के बाद में टेलीग्राम पे, आप उसको जा करके फिर से रिवाइज कर रहे हो, तो जब आपने खुद से पढ़ना शुरू किया तो मैं तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, लाइन बाई लाइन तो रीड नहीं कर दी आपके लिए, है ना। तो जब आपने लाइन टू लाइन रीड किया तो उसमें 2-4 शब्द आपको ऐसे मिले जिनका मीनिंग आपको नहीं पता था, जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले, अर्थात आप उनसे अनफैमिलियर रहे। तो ये आप कैसे सीख सकते हैं? एक वोकैबुलरी कार्ड बनाइए, अर्थात एक कॉपी बना लो आप, या बुक कॉपी के पीछे एक पेजेस होते हैं, वहाँ पे आप वोकैबुलरी लिखिए, साथ में डिक्शनरी की मदद से, या इंटरनेट का ज़माना है तो गूगल की मदद से आप उसकी हिंदी निकालिए और उसको लिख लीजिए। उसके बाद में उसको प्रोनाउंसिएशन उसका आपको एकदम एक्यूरेट करना है ना। अब देखो गूगल से भी आप प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं वो चीज़ आप प्रोनाउंस कर पा रहे हो तो आप एक बार वहाँ पे लिखो, एक साउंड का आता है ना बटन, ऐसे करके वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कैसे बोलना भी है। उसके बाद रीड एक्सटेंसिवली। रीडिंग एंड लिसनिंग कैन हेल्प इन effectively expanding one's vocabulary. While reading something or listening to a structured presentation, we come across a large number of new words and expression. कह रहे हैं जो आपका ये लिखना और जो सुनना है ये भी एक इंसान की स्किल को बढ़ा सकता है वोकैबुलरी को लेकर के। अगर आप किसी को अच्छे से सुन रहे हो तो नो डाउट कि आप न्यू शब्द को सीखोगे, और अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आपके मन में आएगा कि यहाँ पे हमें लिखना है गुड, यहाँ पर मतलब निकल रहा है अच्छा, तो हम अच्छा को यहाँ पे एक्सीलेंट लिखें कि गुड लिखें, या हम उसके लिए कोई और शब्द का कोई और वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद मैंने देखो लुक अप वर्ड्स यू डू नॉट नो वेन एवर यू encounter them. After encountering and looking up a word several times, you should eventually be able to remember its definition. तो सीधी सी बात है, जब आप उसको प्रयोग में लाएंगे तो आप सीख जाएंगे। ऐसे ही प्ले, अब देखो और कैसे सीख सकते हो, आपने गेम देखा होगा ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा रुको कुछ बढ़िया लिखते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा ऐसा, इस जगह पे आपको फिल करना है, बताओ ये क्या है। एक गेम हम लोग खेलते थे ना, बताओ देखो बताओ यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऐसे जब गेम्स आप अपने दोस्तों के साथ खेलोगे, या बच्चों को जब भी छोटे में बच्चे को आप पढ़ाओगे तो उनके साथ बोलोगे आओ गेम खेलते हैं, उनको गेम खेलते खेलते में ही आप उनको कम से कम 10 मीनिंग याद करवा दोगे। अब उनका जितना शब्दकोश होगा वो उसमें सब ढूंढना शुरू करेंगे कि यार ऐसी कौन सी स्पेलिंग है जिसके लास्ट में ये आ रहा हो, बीच में डबल पी आता हो, है ना। तो फिर वो ये दिमाग लगाएगा बच्चा और कहेगा ये तो मैम एप्पल है, एप्पल एप्पल माने सेब, और फिर अगर वहाँ पे कोई न्यू मीनिंग आ गई तब वो कैसे उसको डिनोट करेगा। तो इसी खेल खेल में आप बच्चों को नई नई चीज़ें भी सिखा सकते हो। ऐसे बहुत से गेम्स हैं जिनसे आप इंग्लिश की बहुत सारी मीनिंग सीख सकते हो। और जब भी आप किसी से बात करें, सबसे बढ़िया तरीका है अपने वोकैब पोर्शन को मजबूत करने का कि जब भी आप किसी से बात करें तो कम से कम जो न्यू वर्ड सीखो वो 3 बार जरूर बोलो, ठीक है। और जब भी मेल लिखो तो न्यू वर्ड्स का यूज़ करो, तो आपका वोकैब पोर्शन मजबूत हो जाएगा। फिर देखो लर्न रूट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, मैनी वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, बोलो आपने हिंदी में उपसर्ग पढ़ा है ना, उपसर्ग, और सफिक्स का मतलब आपने प्रत्यय पढ़ा है, तो बस वही मतलब होता है यहाँ पर भी, है ना। इंग्लिश में आप उसको क्या बोल रहे हो, प्रीफिक्स और सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्ट्रॉन मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है स्टार, और लॉजी लोगोस से मिलकर के बना है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्पीच। तो एस्ट्रोलॉजी का मीन्स क्या होता है, टेलिंग ऑफ द स्टार्स, है ना। सेम इसी तरह देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक शब्द। जब भी आप देखो जब आप कभी जज के पास जाओ, है ना, कोर्ट की लैंग्वेज की बात कर लो आप, है ना, टेक्निकल लैंग्वेज की बात कर लो आप, तो इन सब की क्या होती है, वोकैबुलरी अलग ही होती है। आप देखेंगे आपको न्यू शब्द मिलेंगे। अब जैसे
क्या होता है, जैसे अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट का मतलब निरीक्षण होता है ना, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जब देखो जो लोग CA कर रहे होते हैं ना, वो जाते हैं ना ऑडिट करने, देखने कि क्या सीन है क्या नहीं है। करप्शन का मतलब अनफेयर डील, है ना। तो ये इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया। तो ये सब क्या है, वो कैब्स हैं। अब इतना तो पता ही है ना आप लोगों को, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग समझो, जैसे आप पहले बोलते थे। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या है कि अ वर्ड इज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉर्फेम्स which are linked more or less tightly together and has a phonetic value. Typically, a word will consist of a root or a stem and zero more affixes. Word can be combined to create phrases, clauses, and sentences. A word consisting of two or more stems joined together form a compound. A word combined with another word or part of a word form a portmanteau. अब देखो, जैसे एक शब्द आपने लिया केयर और दूसरा क्या ले लिया, लेस, तो इससे मिलकर के क्या बना, केयरलेस। क्या बन गया, केयर प्लस लेस। तो क्या बन गया, केयर का मतलब जैसे जानते ही आप, लेस का मतलब क्या होता है, कम। तो केयरलेस मतलब लापरवाह। एक नए शब्द का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। सेम ऐसे ही एक देखो, अब होती है क्लिपिंग। जैसे आप क्या करते हो, क्लिपिंग का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे आप डॉक्टर को DR लिख देते हो, उसके अंदर बैचलर इन टेक्नोलॉजी को BTech लिख देते हो। तो अब ये कौन सी इसको भी लिखने का तरीका होता है, इसके भी पार्ट होते हैं। क्लिपिंग का मतलब होता है कि किसी बड़ी मीनिंग को आप क्या कर दो, उसको रिड्यूस कर दो, उसको छोटे फॉर्म में लिख दो। जैसे एक होता है आपका बैक क्लिपिंग, एक होता है फोर क्लिपिंग, एक होता है मिडिल क्लिपिंग, एक होता है कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। अब बैक क्लिपिंग क्या होता है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे बैक क्लिपिंग का मतलब होता है पीछे से उसको कट करना। जैसे आप जब भी वीडियो एडिट करते हो ना, तो उसमें देखो क्लिपिंग का एक आता है ना साइन, ऐसे देखो ऐसे करके एक सीजर बनी होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको वहां से कट कर दोगे, क्लिप कर दोगे। तो बैक क्लिपिंग का मतलब होता है पीछे से कट करना। कैसे, जैसे एग्जामिनेशन वर्ड है आपका, तो आप इसको क्या बोलते हो, एग्जाम बोलते हो ना, मेरे एग्जाम आ गए, ये तो नहीं बोलते मेरे एग्जामिनेशन आ गए। जब ऐड आता है तो टीवी पे आप ये तो नहीं कहते एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आप क्या बोलते हो, ऐड आ रहा है ना। सेम इसी तरह। तो देखो, तो ये जो एग्जामिनेशन था, इतना बड़ा शब्द था, तो इसको क्या किया, बैक से क्लिप कर दिया, अर्थात पीछे से इसको काट दिया। ऐसे एडवर्टाइजमेंट में पीछे का एडवर्टाइजमेंट काट के क्या बचा दिया, सिर्फ ऐड बचा दिया, है ना। तो ये हो गया आपका बैक क्लिपिंग। अब यदि फोर क्लिपिंग की बात की जाए, तो फोर क्लिपिंग कैसे होती है, जैसे टेलीफोन है, आप क्या बोलते हो, फोन आ रहा है। फ़ोन खैर तो नहीं, वैसे तो कॉल आ रही है बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हो, फ़ोन आ रहा है ना। ये फ़ोन उठा लो जा करके, फ़ोन न्यू फ़ोन लेने जा रहे हैं, ये तो नहीं बोलते टेलीफोन, ठीक है। जैसे आप वर्सिटी बोलते हो ना, यूनिवर्सिटी। सेम ऐसे ही शूट, पैराशूट, है ना। आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो। तो फोर क्लिपिंग का मतलब होता है आगे से कट करना। जैसे बैक क्लिपिंग में पीछे से आप कट कर रहे थे, वैसे फोर क्लिपिंग में आप आगे से कट करोगे। मिडिल क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, मध्य से उस चीज़ को क्लिप कर देना, उस चीज़ को वहाँ से काट देना। अब मैं मध्य क्लिपिंग, मध्य ये जो क्या कहते हैं मिडिल क्लिपिंग है, इसका एग्जाम्पल कैसे सीखेंगे। तो हमने कहा देखो, जैसे आपने एक शब्द लिया, क्या लिया यहाँ पे देखिए आप, इन्फ्लुएंजा। क्या होती है स्पेलिंग, INFLUENZA, ये होती है। आपको फीवर आया, किसी ने पूछा क्या हुआ, अरे वो फ्लू वाला फीवर आया है ना, फ्लू हो गया है, ठीक है। ये तो नहीं बोलते इन्फ्लुएंजा हो गया है। जैसे डिटेक्टिव होता है ना, तो बोलो टेक टीम से बात हो रही है मेरी, क्या, जैसे कि मान लीजिए मेरी क्लास चल रही है। जैसे आपने कभी कभी जब बहुत जैसे अनअकैडमी के टीचर्स को क्लासेस करते हुए देखा हो, यदि अंकित अवस्थी सर को आपने देखा हो, मतलब जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपने जब भी उनकी क्लास देखी हो, अगर बीच में कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या बोलते हैं, सर मेरी टेक टीम से बात हो रही है। अब टेक टीम का मतलब क्या होता है वहाँ पे, टेक टीम का मतलब आप लोग को कहो टेक्नोलॉजी से दिमाग लगा लेते हो, नहीं। टेक का मतलब होता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, टेक। बोलते ना, सर वेट फॉर अ मिनट, आई एम गोइंग एंड वेट फॉर अ मिनट, ओके, हाँ ठीक है। क्या बोलते हैं कि हाँ, कि सर 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं एक बार टेक टीम से बात कर लूँ, देखते हैं अगर सही हो जाता है तो कर लेंगे क्लास, नहीं तो कल करते हैं कुछ, है ना। तो टेक का मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं होता है, टेक का मतलब होता है डिटेक्टिव। तो इसमें टेक में इन्होंने किया कि आगे से DE हटा, देखो DE, उसके बाद में TECTIV स्पेलिंग थी, तो ये भी कट कर दिया। रुको रेड कलर ले लेते हैं, देखो ये भी कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, बचा क्या, केवल टेक। तो ये क्या किया इन्होंने, मिडिल क्लिपिंग। इसको आप क्या कहोगे, मिडिल क्लिपिंग कहोगे। इसी तरह होती है कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। अब कॉम्प्लेक्स
क्लिपिंग क्या होती है? तो देखो कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग का मतलब होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैन है तो आप ORG-मैन लिख देते हो, ऑप्टिकल आर्ट है तो सिर्फ OPART आर्ट लिख देते हो, नेविगेशन सर्टिफिकेट को आप नेवी सर्टिफिकेट को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग लोग जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, जिनको जल्दी जल्दी नहीं चीज़ें पता होती हैं। अब ऐसी सेम चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी क्या? एक्रोनियम। अब ये एक्रोनियम्स क्या होते हैं? तो देखो जैसे आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि शब्द जो होते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं उनको आप शॉर्ट में लिख रहे थे। अब क्या होते हैं, पूरे पूरे जो सेंटेंस होते हैं उनका भी शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे IUPAC आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, IUPAC नेम क्या होता है, मेथ एथप्रोब्यूट करके पूरा नाम उनका बनाया जाता था, है ना। उसी तरीके से देखो आपने देखा कि लेज़र क्या बोलते हैं कि लेज़र लाइट लेने जा रहे हैं, लेज़र लाइट है ये तो। अब लेकिन लेज़र तो अपने आप एक शब्द लग रहा है ना आपको, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा फुल फॉर्म है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। कैसे मैम? तो देखिए बच्चों, एल का मतलब लाइट, ए का मतलब एम्पलीफिकेशन, है ना, बाय द स्टिमुलेटेड, एस का मतलब स्टिमुलेटेड, ई का मतलब इमिशन ऑफ रेडिएशन। बात समझ में आई? ऐसे ही आपका देखो बोलते हैं ना रडार, रडार तो रडार के अपने आप में एक सेंटेंस है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सेम ऐसे बोलते हैं ना कि ये क्या है, एक DNA है तो DNA का खुद एक अपना पूरा फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। BBC न्यूज़, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बात समझ में आ गई? अब ब्लेंडिंग क्या होता है? अब ब्लेंड इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अदर टू वर्ड्स, दीज पार्ट्स आर समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज मॉर्फेम्स। अ ब्लेंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ पोर्टमेन्यू वर्ड इज दैट a portmanteau refers strictly to a blending of two function words similar to a contraction. Examples of blending, देखो होता क्या है कि कभी कभी देखो क्या होता है कि ये मान के चलिए दो शब्दों का मिलन, आपको आप क्या कह सकते हैं, आपने ब्लेंड, जैसे कहते हैं नहीं ब्लेंड कर दो इसको। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? उसको उस मिला दो, ऐसे समझ लो आप ब्लेंडिंग। खासकर लड़कियां जो हों देखती होंगी आप, एक ब्लेंडर आता है, रुको मैं थोड़ा सा अगर शेप बना पाऊँ उसका, ऐसे करके कुछ होता है ना। जब आप मेकअप करते हो ना तो बोलते हो कि इससे ब्लेंड, मम्मा ब्लेंडर से ब्लेंड करो तो बहुत अच्छे से टच आएगा, मेकअप का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने स्किन टोन से उस क्रीमी फाउंडेशन को या फाउंडेशन को क्या कर रहे हो? ब्लेंड कर रहे हो, मिला रहे हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी मतलब होता है कि दो जब वर्ड्स को आप आपस में मिलाते हो तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लेंड होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि ब्रंच इज अ ब्लेंड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। जैसे आपने क्या हुआ, सुबह मान लो 10 बजे उठे आप, ठीक है भाई, अब 8 बजे का आपका क्या था? ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है, और मान लो 12-1 बजे के आसपास आपको लंच करना होता है। तो अब ना तो अब 10 बजे उठ रहे हो तो खाना के ये तो 11 बजे क्या करोगे आप? सीधी सी बात है, क्या बोलोगे? क्या आपसे पूछेगा कि क्या कर रहे हो तो क्या बोलोगे? ब्रंच। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब इसको करने के बाद में ना तो आप खाना खाओगे और ना ही आप ये बोल पा रहे हो कि हम नाश्ता कर रहे हैं। अगर बोलोगे कि नाश्ता कर रहे हैं तो फिर आपको 1 घंटे बाद मम्मा खाना लेके आ जाएंगी, है ना। तो ये इसको बोलते हैं क्या? ब्लेंडिंग। अब एक बात बताओ जरा, सबसे पहले क्लास समझ में आ रही है कि नहीं? फटाफट से लिख दो यस मैम या नो मैम नो मैम, या बिल्कुल नहीं या मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रही। जो भी लग रहा है फटाफट से लिख दो, है ना। और पता नहीं आप लोगों को क्या होगा, कमेंट्स करना जैसे भूल गए हो, हमें फिर से आप अपने पूरे क्लास में कम से कम 8-10 बार बोलना होगा कि कमेंट्स कर दिया करो, तभी करोगे। ऐसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम दिन भर हर तीसरी लाइन के बाद में बोला करें कि आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपके 10 मिनट तो कम से कम 30 मिनट की क्लास में इसी में निकल जाए। बताओ, अगर आप ये चाहते हो कि हम ये करें हैं तो फिर कमेंट्स ना करिएगा आज, ठीक। फिर देखिएगा कल की क्लास में हम कैसे पढ़ाते हैं आपको। और अगर नहीं चाहते हो कि हम ऐसा करें तो चुपचाप से एकदम जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं सब कमेंट्स कर देंगे। हमको हंसी आ रही कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हाल होगा आप लोगों का। जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली, जैसा लग रहा है जो मन है वो करो भैया, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो आप। अब देखो बैक फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे बढ़िया होता है एग्जाम्पल से समझना। बैक फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसमें आप किसी वर्ड में पीछे की तरफ जब कुछ जोड़ देते हो ना तो वो क्या हो जाएगा? बैक फॉर्मेशन। जैसे अब देखो, जैसे अब आपको बताते हैं हम, कोई बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंसर्ट। आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं कि इस चीज़ को, जैसे ये मान लो कि कोई USB है, कुछ है, बोलते हैं इसको इंसर्ट कर दो, उसमें SD कार्ड को इंसर्ट कर दो। तो उसके बाद में एक होता है आपका इंसर्शन। अब क्या ये कोई वर्ड नहीं है?
ION जोड़ दिया गया है इसमें, मतलब बैक फॉर्मेशन हुआ है। इंसर्शन इज द प्रोसेस इन विच यू इंसर्ट द ग्राफिक कार्ड और सम कार्ड। ठीक है, अब इसी तरीके से होता है, देखो डेराइवेशन। डेराइवेशन क्या होता है? सबसे पहले देखो कि ना एडजेक्टिव से नाउन बनाना, एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, फिर देखो नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना, वर्ब से नाउन बनाना। कैसे? अगर देखो एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है, तो स्लो। स्लो क्या है? धीमे। धीमे ये क्या है? एक एडजेक्टिव है कि नहीं, एक विशेषण है। जैसे राम धीमे चलता है, तो इसमें चलना तो क्रिया हो गई, और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो राम धीमे चलता है, तो धीमे क्या है? विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपको इसको नाउन बनाना हो तो क्या बता दोगे? स्लोनेस। क्या बना दोगे? नेस जोड़ के स्लोनेस। जैसे बोलेंगे तब क्या हो जाएगा? धीमी चाल से चलो। तो धीमा, अब यहाँ पे क्या हो गया इसका मतलब? तब यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक संज्ञा का काम कर रहा है, नाउन का। फिर एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बना सकते हो आप? जैसे मॉडर्न क्या एक एडजेक्टिव है, मॉडर्नाइज क्या है? एक वर्ब हो गया। नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाओगे? रिक्रिएशन है तो रिक्रिएशनल। अब देखो ग्लोरी एक प्रकार का क्या है? नाउन है, संज्ञा है, लेकिन उसको वर्ब बनाने के लिए अब उसको ग्लोरीफाई कर दो। ठीक, तो ऐसे ही होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब आपको मैं ये PDF दे दूंगी, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। और अब देखो बहुत सीधी सी बात है, प्रीफिक्स और सफिक्स तो सबको पता होगा, जितने बच्चे यहाँ पे हो। बताओ, हम बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। उपसर्ग पढ़े हैं? कहो मैम यस मैम। हमने कहा आपसे प्रत्यय पढ़ा है? आपने कहा यस मैम। हमने कहा अच्छा तो फिर बता दो इनमें से कौन है जिसको शब्द से पहले जोड़ा जाता है और जिसको शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो एक बच्चा उठा, उसने कहा मैम। हमने कहा हाँ बोलो बेटा। बोला मैम हम बताएंगे। हमने कहा बताओ। कहने लगा मैम उपसर्ग वो होते हैं कि जिन शब्दों के आगे हम कोई चीज़ जोड़ दें, कोई शब्द जोड़ दें या कुछ जोड़ देते हैं, तो फिर वो जो बन के तैयार होता है उसे उपसर्ग शब्द या उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने कहा अच्छा बताओ। कहने लगे जैसे मैम भूल गए। हमने कहा अच्छा ठीक चलो भूल गए कोई बात नहीं। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने मैम हम प्रत्यय बताएंगे। हमने कहा बताओ। कहने लगे मैम जब किसी शब्द के अंत में किसी को जोड़ करके कुछ बनता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। हमने कहा अच्छा वेरी गुड, चलो बैठ जाओ। तो बस कुछ नहीं है बेटा, ये प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। अब इसको आपको अगर समझना है तो आपको हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। रुको जरा सब्र करो। देखो एक मिनट। हाँ देखो, प्रीफिक्स में बी यूज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, दे में गिव एडजेक्टिव्स एंड नेगेटिव मीनिंग। द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स। देखो यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स आपको क्या जोड़ा जाएगा? ए इन आई एल ये जैसे टिपिकल है तो अटिपिकल हो गया। जैसे ऐसे समझो क्या होता है, उसका मतलब चेंज हो जाता है ना। जैसे विजिबल का मतलब क्या होता है कि हम आपसे बोलेंगे ना आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन जोड़ दें तो इनविजिबल का मतलब हो जाएगा अदृश्य। इनविजिबल का मतलब हो जाएगा जो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जो इन है ये क्या है? प्रीफिक्स है। ये आपका क्या है? हिंदी में यदि बोलो तो ये उपसर्ग कहलाएगा आपका। होप सो की बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं आराम से। जैसे बिटवीन हो गया, ठीक, उसके में इंटर बिटवीन हो गया। तो इंटर क्या हो जाएगा? ये इंटर आपका, जैसे बहुत सारे देखो वर्ड्स बन सकते हैं ना, इंटरएक्ट, इंटर कम्युनिकेशन, इंटरएक्शन, इंटरकनेक्ट। तो इसमें किसका यूज हुआ है? इंटर प्रीफिक्स का यूज हुआ है, इंटर उपसर्ग का यूज हुआ है। अब जितने सारे शब्द हैं ये आप आराम से PDF से पढ़ लीजिएगा। सेम ऐसे ही प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो अंत में जुड़ते हैं। जैसे मेंट क्या है? ये एक प्रकार का प्रत्यय है। कैसे? जैसे हमने कहा अरेंज, तो अरेंज का मतलब होता है सब चीज़ों को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट कैसा था? तो यानी कि वहाँ की व्यवस्था कैसी थी। तो नए शब्द का भी निर्माण हो गया। और मेंट से क्या हुआ? बोलो, मेंट आपका एक प्रत्यय के रूप में भी यूज हो गया। अब ऐसे ही होते हैं देखो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। बहुत सिंपल से सिनोनियम्स आपने कभी पर्यायवाची समानार्थी शब्द सुने? तो बस वही होते हैं सिनोनियम्स आपके। और एंटोनियम्स किसको कहते हैं? तो जो आपके क्या होते हैं? बोलो, सीटी की आवाज़ आ रही है क्या पीछे? हाँ आ रही होगी ना पीछे ना। कुकर एक्चुअल में उसमें आलू बॉईल हो रहे हैं, शाम को आलू के पकौड़े बनाने का प्लान है, तो आ जाइएगा खाने। ठीक है चलो, बहुत कान तेज हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, सीटी की आवाज़ आ रही है, हो रहा वो हो रहा। देखो अब क्या होते हैं एंटोनियम्स। हट गए हम अपने किचन से, अब समझ में आ रहा है। देखो एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। सिनोनियम्स में क्या होता है कि जैसे आप देखो बिग, अब बिग का मतलब लार्ज भी होता है। बिग को हैवी से भी, हैवी का जैसे वेट होता है। थिन मतलब पतला, और बोलते ना बहुत
बहुत जैसे वायर के लिए यूज़ करो तो बोलते हैं 2 mm का वायर चाहिए या थिन वायर चाहिए, लेकिन जब आप मतलब अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करोगे तो बोलोगे यार बहुत स्लिम लड़की थी, है ना, बहुत स्लिम है यार वो, तो पता नहीं कैसे राइटिंग कर लेती, बहुत स्लिम है। तो ये सब क्या होगा, ये आपके सिनोनियम्स हो गए। सिनोनियम्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी शब्द की मीनिंग पता है और अगर आप उसके लिए न्यू शब्द सीख रहे हो तो ये आपके सिनोनिम्स के अंतर्गत आ जाएंगे। सेम ऐसे ही एंटोनियम्स होता है, जैसे बोलते हैं यार ये भाई भाई लग ही नहीं रहे हैं, एक लंबा है तो एक नाटा है, मतलब एक टॉल है तो एक शॉर्ट है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एंटोनियम है। जैसे डिफिकल्ट का ईजी हो गया, थिन का क्या हो जाएगा, फैटी। अब एक अच्छा, अब देखो सिनोनिम्स भी मैंने आपको बता दिया है, एंटोनियम्स भी बता दिया। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स का मतलब होता है होमोफोन्स मतलब होमो प्लस फोन्स, समान, जो बोलने में शब्द क्या लगे, समान लगे, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। उनका अर्थ क्या हो, अलग, मतलब ऐसे दो शब्द, जैसे एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट। अब देखो पहले वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है कि उस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई भी जो घर में नियम लागू हुआ उसको आपने मान लिया। एक्सेप्ट, इस वाले एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि इसको छोड़कर, जैसे बोलते हैं ना कि जो है संतरे को छोड़ करके फल ले आना, तब वहां पे क्या लगेगा, एक्सेप्ट लगेगा, EXCEPT वाला। तो होमोफोन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जो बोलने में तो समान हो लेकिन उनका क्या हो, उनका लिखने में अंतर हो, मतलब जो बोलने में समान हो लेकिन उनका लिखने में, उनकी चीज़ों को समझने में अंतर हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, है ना, जिसके पति मर गए हों विधवा, ऐसे करके होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है सेम, जैसे वन हु बिलीव्स इन द फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ फेटलिज्म, तो उसको आप उसके लिए फेटलिस्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में देखो ईगोइस्ट, अ पर्सन हु इज सेल्फिश, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड, तो उसे आप क्या बोलोगे, ईगोइस्ट। ठीक, अब इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है कि लिख दो रीता इज इगोइस्ट, पता चले आप लिख रहे हो रीता इज वेरी सेल्फिश एंड शी इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड शी इज सेल्फ सेंटर टाइप गर्ल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग टू रीता, रीता इज वेरी बैड गर्ल। अब इतना लिखने से बेहतर है कि आप लिख दो रीता इज इगोइस्ट। तो ये क्या होता है, ये आपके जो लेखन कौशल है ना उसमें एक अलग प्रभाव डालता है। यदि आप इन सब चीज़ों को यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर अ वेल एंड गुड लिसनर, स्पीकर एंड राइटर। ओके, सो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो आज आपको ना समझ में आया हो, आज मैंने भी बहुत मन से आपको पढ़ाया है, ठीक है। सो ये हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, अगर आप नए हैं तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा, है ना। टेलीग्राम पे आपको PDF भी दे दूंगी, कल भूल गई थी शायद देने के लिए, तो आज मैं भेज दूंगी PDF। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते, मैंने तो 100 का टारगेट दिया था, आप तो 50 का भी नहीं पूरा कर रहे हो, पता नहीं कौन सी दुश्मनी होगी। अभी आप लोग दुश्मनी दिखा रहे हो, थोड़े दिन बाद हम भी दिखाएंगे, रुक जाओ। कमेंट तो करना ही करना है। ओके, सो यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, लिखो, बोलो, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास।